नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन एडवोकेट सर्विसेज। मतलब एडवोकेट सर्विस के ऊपर कोई एग्जम्पशंस है, कोई रिवर्स चार्ज है, कोई फॉरवर्ड चार्ज है, क्या क्या केसेस है जिसके अंदर क्या लगेगा रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। हम रिवर्स चार्ज में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमने रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स कर लिया था, हम रिवर्स चार्ज ऑन सर्विस के अंदर आज सबसे पहले एडवोकेट सर्विस को जानने वाले हैं। दोस्तों एडवोकेट दो तरीके के हैं इसके अंदर एज पर आवर जीएसटी एक्ट। वो दो बाइफर्केशन बनाता है। एक बनाता है जी इंडिविजुअल एडवोकेट्स, ए पार्टनरशिप और फर्म और एडवोकेट्स, ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल। इन दोनों को एक कैटेगरी में रख रहा है और एक सीनियर एडवोकेट को एक अलग कैटेगरी में रख रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में डिफरेंस क्या है। देखिए हमारा जो जीएसटी एक्ट है वो कहता है कि एडवोकेट वही है जिसको एडवोकेट्स एक्ट में एडवोकेट बताया गया है और वहां पे लिखा हुआ है भाई जो स्टेट बार के काउंसिल के मेंबर में उनकी लिस्ट में नाम है दैट इज अ एडवोकेट। ठीक है। अब अगला लीगल सर्विस। लीगल सर्विस का क्या मतलब है? एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ in any manner and includes representational services before any court, tribunal और authority। देखो दोस्तों, लीगल सर्विसेज नॉर्मली प्रेजेंट होती है किसी कोर्ट के आगे, किसी कोर्ट के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे या अथॉरिटी के आगे। मेरा किसी ने सपोज एक एग्जांपल के तौर पे चालान काट दिया तो मैं किसी अथॉरिटी के पास जाऊंगा। मुझे किसी जीएसटी में कुछ डिमांड बन के आई तो मैं एक कोर्ट के पास भी जा सकता हूं या फिर एक ट्रिब्यूनल के पास। एक चैनल के थ्रू हम कोर्ट के अंदर मूव करते हैं, छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। सीनियर एडवोकेट को उन्होंने बोला जो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है दैट विल बी टर्म्ड एज, दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज सीनियर एडवोकेट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। एडवोकेट्स मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, दिस इज क्लियर। रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर दिस एक्ट। स्टेट रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय स्टेट बार काउंसिल। ये सिंपल है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट क्या बोलता है? सीनियर एडवोकेट कौन होगा? मे बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that by virtue of his ability, standing at the bar or special knowledge or experience, he is deserving of such distinction। Basically senior advocate obviously ये माना जाता है कि बहुत बड़े एडवोकेट है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनकी एबिलिटी इस तरीके की है, इनको एक सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल डेजिग्नेशन देना चाहिए, तो वो उनको सीनियर एडवोकेट की तरह प्रोजेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। अब आप दोस्तों एक बात समझिए, सीनियर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट दो तरह की कैटेगरी होगी। पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट एक कैटेगरी, सीनियर एडवोकेट दूसरी कैटेगरी। बेनिफिट्स ज्यादा इंडिविजुअल एडवोकेट को मिलना चाहिए। सीनियर एडवोकेट मींस बड़े एडवोकेट्स, इनसे गवर्नमेंट को जीएसटी लेना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं उनसे भी कब ले सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स रीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। दोस्तों ये लर्न करना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि वी हैव राइट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस लेने के लिए कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। पहले सर्विस टैक्स के अंदर दोस्तों जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर सर्विस टैक्स लगा था तो एडवोकेट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाने की तैयारी में थी, लेकिन तब सारे एडवोकेट्स खड़े हो गए और उन्होंने बोला जी जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है और जस्टिस के राइट के लिए हम जीएसटी या सर्विस टैक्स या कोई भी और टैक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इन द एंड यही डिसाइड हुआ, सर्विस टैक्स के टाइम पे ये डिसाइड हो गया था कि अगर कोई जस्टिस से रिलेशन में किसी को न्याय लेना है, उसके रिलेशन में अगर कोई भी सर्विसेज कोई ले रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जस्टिस अगर कोई लेना चाहता है तो उसके अंदर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एनी सर्विसेज। ठीक है जी दोस्तों। अब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का सेंट्रल टैक्स का पॉइंट नंबर 45। आइए हम ये पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 45। आइए दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू
दोस्तों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी एक छोटी सी कोर्ट होती है जिसके अंदर एक बंदा, एक जज की तरह ही एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बैठे होते हैं जो आप दोनों के डिस्प्यूट्स को, दो पार्टियों का डिस्प्यूट होगा तभी कोर्ट में जाने की वो कोशिश करेंगे दोस्तों, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एक तरीके से ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी लड़ाई के लिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया जाता है, जल्दी जजमेंट आ जाती है। इसलिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू, अभी हम एडवोकेट्स को कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। मैं लेके चल रहा हूं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, आ जाते हैं जी यहां पे बी पार्ट, ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। मैंने बोला था इन दोनों को हम सेम ट्रीट कर रहे हैं फॉर द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, अदर देन ए सीनियर एडवोकेट। उन्होंने कहा भाई सीनियर एडवोकेट हो तो यहां पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दी, एक इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को दी, या इंडिविजुअल ने पार्टनरशिप को दी, पार्टनरशिप ने इंडिविजुअल को दी। चारों केसेस कवर हो गए। अगर ये चारों आपस में सर्विस दे रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं है, दिस इज एग्जेम्प्ट। अगर एक पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट ने अदर देन ए बिजनेस एंटिटी को दी, मतलब अगर आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। अगर वो सामने वाले बंदा एक बिजनेस एंटिटी नहीं है तो हम जीएसटी लेंगे। अब दोस्तों एक और पॉइंट आ गया, मान लीजिए मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं, मेरी दुकान के अंदर कोई केस हो गया, मुझे केस करना है। आई एम ए बिजनेस एंटिटी, मैं एक बिजनेस तो कर रहा हूं ना, मेरी दुकानदारी मेरा बिजनेस है, लेकिन मेरा टर्नओवर ही 5-6 लाख रुपए है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया थर्ड पॉइंट के साथ, ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 20 लाख रुपीज, अगर आपका 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है तो हम उसको भी एग्जेम्पशन दे देंगे, चाहे आप बिजनेस एंटिटी ही क्यों ना हो। तो पहली बात, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट एक तरफ खड़े हैं, सामने पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट खड़े हैं, एग्जेम्प्ट। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को सर्विस दी, एग्जेम्प्ट। सीनियर एडवोकेट नहीं है यहां पे। बिजनेस एंटिटी अगर है तो जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो हम आपसे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट करते हैं। बेसिकली आपको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट करते हैं, इस सर्विस के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। वरना एडवोकेट क्या करता, अगर उसने बिल बनाया 50,000 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी लगाता। ठीक है दोस्तों, अब बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट कवर करना चाह रही है कि भैया आप बिजनेस एंटिटी और जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको इनपुट वैसे भी मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत क्या है। आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आप जीएसटी कंप्लायंट टैक्स पेयर हो, तो आपको इनपुट वैसे भी मिल जाएगा, तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं जी आगे, अब आ गया जी आगे सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट का देखो, ए सीनियर एडवोकेट बाय ऑफ लीगल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। अरे यार, ये ऊपर तो हटा ही दिया इन्होंने एक पॉइंट। जब इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट देख रहे थे तो ये दोनों अगर एक दूसरे को दे रहे थे सर्विस तो भी जीएसटी एग्जाम था, लेकिन सीनियर एडवोकेट अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्पशन नहीं है। ना सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, ना सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को या इंडिविजुअल को दे रहा हो या किसी और को दे रहा हो, वो भी एग्जाम्पशन में नहीं है। तो यानी कि सीनियर एडवोकेट से गवर्नमेंट जीएसटी चाहती है। ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीज इन केस ऑफ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वही वाली बात आ गई, अगर बिजनेस एंटिटी है और टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीज है तो एग्जेम्प्ट। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। चलो 2 पॉइंट तो अपने सेम रहे। किसी पर्सन को दे रहे हो, वो बिजनेस ही नहीं करता, सैलरीड क्लास है या एनीथिंग एल्स है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले चाहे वो इंडिविजुअल एडवोकेट से सर्विस ले। बिजनेस एंटिटी है, टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट पे। ठीक है जी। इसके अंदर हुए कुछ चेंजेस। 20 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन लिमिट थी दोस्तों,
जो रजिस्ट्रेशन की बेसिक एग्जामिशन लिमिट थी, थ्रेश होल्ड लिमिट थी, उसको गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के तहत 40 लाख रुपए किया था, नोटिफिकेशन नंबर 21/2019। तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने चेंज किया, सॉरी नोटिफिकेशन नंबर 21/2019 के तहत इसको चेंज किया गया, जिसके अंदर यह बोला गया कि भैया अगर आपका टर्नओवर अप टू बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है, 20 लाख को हटाया, इस वर्ड 20 लाख रुपए को हटाया और वहां पे लिखा सच अमाउंट in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from registration under the Central Goods and Service Tax Act। तो हुआ क्या दोस्तों, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आपने बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो 20 लाख से 40 लाख कर दी, गुड्स के केस में तो कर ही दिया, सर्विस के केस में नहीं करी है। भाई ट्रेडर भी तो हो सकता है ना, सामने वाला बंदा जिसने एडवोकेट सर्विसेज ली हो, तो ट्रेडर है तो वो तो एब्सर्ड रिजल्ट्स हो जाते। गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है 40 लाख तक कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना, और यहां पे कहती है भाई 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता, तो गवर्नमेंट ने उसको हटाया। अब दोस्तों एक और बात समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एसएससी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, वो सपोज ट्रिब्यूनल पे जीत गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में केस के लिए अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है दोस्तों, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी देना चाहिए? क्योंकि जो हमारी एग्जाम्पशन है दोस्तों, उसके अंदर तो कहीं पे है ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्पशन, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर ये सर्विस रिसीवर हैं फ्रॉम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फ्रॉम इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, फ्रॉम सीनियर एडवोकेट, तीनों के अंदर इसको अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 2/2018। आइए एक बार ये भी दिखा देता हूं मैं आपको, पॉइंट नंबर 45 ये रहा। आइटम 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर सर्विस रिसीवर हैं तो कोई जीएसटी इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट को नहीं लगाना, ठीक है जी। इसलिए ये अमेंडमेंट की गई, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ रहा था। बताइए, दैट वाज नॉट लॉजिकल ना। अगर आप न्याय का अधिकार सबको दे रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दो, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में भी ये अमेंडमेंट की गई, ठीक है, सीनियर एडवोकेट के केस में। अब ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए एक और नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। इसने क्या कहा जी, इसने कहा जी, ध्यान से पढ़ेंगे अब हम इसको, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocate or by way of firm of advocate by way of legal services to a business entity। अरे सर ये तो कंफ्यूज हो गए, इतना मुश्किल क्या लिख दिया इन्होंने। तो आइए अब हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट, मतलब सबके लिए सेम रूल है। बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, दोस्तों रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज का मतलब तो ये हुआ ना, मैं किसी कोर्ट के अंदर आपको प्रेजेंट कर रहा हूं या किसी अथॉरिटी के आगे आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ये तो एनी बिजनेस एंटिटी लिख दिया इन्होंने, तो इंक्लूडिंग वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सच सर्विस हैज बीन एंटर्ड थ्रू अनदर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट, मतलब कोई और फर्म ऑफ एडवोकेट मैंने हायर करी थी, उसने कोई और एडवोकेट ले लिया। बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और उसने लीगल सर्विसेज ली है किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट, उसने भी आगे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो एडवोकेट की चेन हो गई। मैंने एक एडवोकेट हायर किया, उसने दूसरा एडवोकेट हायर कर दिया, कहता जी मुझसे नहीं हो पाएगा ये केस, या मुझे एक और सीनियर एडवोकेट की हेल्प चाहिए। तो उस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस एंड इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट, कोई भी हो सर्विस प्रोवाइडर, और रिसीवर कौन हो, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी हो। अब यहां 20 लाख 40 लाख वाला कोई मुद्दा नहीं दिख रहा दोस्तों, एग्जेम्पशन में था नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। 13/2017 है रिवर्स चार्ज के लिए। 13/2017 क्या कहती है जी, रिवर्स चार्ज इन सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल है, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such service। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है, मैं बिजनेस एंटिटी, एक छोटी सी बिजनेस एंटिटी हूं,
क्या मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है या नहीं। दोस्तों जब वो पहले ही एग्जेम्प्ट हो गया है तो फिर उसके बारे में रिवर्स चार्ज की कैलकुलेशन देखनी ही नहीं है, वो सर्विस ही एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। समझ पा रहे हैं? अगर वो सर्विस ही एग्जेम्प्ट है जीएसटी से तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी या फॉरवर्ड चार्ज की एप्लीकेबिलिटी मायने ही नहीं रखती। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जी। अब आरसीएम इज कंफ्यूजिंग। अच्छा, अब एक पॉइंट और कंफ्यूज हो रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ है बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, ये आ गई गड़बड़। इसने लिखा रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। अब यहां पे एक मुद्दा गर्म हुआ। सर एक नॉर्मल एडवोकेट हैं, वो जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं और जीएसटी का इनवॉइस रेज, जीएसटी की मेरी रिटर्न्स भरते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। वो सिर्फ मेरी जीएसटी की फाइलिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर नेम इज रजिस्टर्ड इन द एडवोकेट्स एक्ट, स्टेट बार काउंसिल में भी उनका नाम है, वो होनी मैंडेटरी कंडीशन है, अदरवाइज वो हम एडवोकेट ही नहीं मानेंगे उनको। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आ गई एक और कंफ्यूजन। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने निकाला एक सर्कुलर, आइए हम वो सर्कुलर पढ़ते हैं। ये रहा पॉइंट नंबर 7। ये सब आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इन सब के लिंक्स, आप कोई भी सर्कुलर वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हो। वेदर लीगल सर्विसेज other than representational services provided by an individual advocate or a senior advocate to a business entity are liable for GST under reverse charge mechanism। मेरे वाला ही क्वेश्चन आ गया, क्या जीएसटी रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? देखिए जीएसटी एप्लीकेबल होगा नहीं होगा वो आप 12/2017 की नोटिफिकेशन से देखिए, ठीक है। उसके बाद हम 13/2017 में जब हम आ रहे हैं तो हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आंसर इज यस। In case of legal services, including representational services, provided by an advocate, including a senior advocate, to a business entity, GST is required to be paid by the recipient of the service under reverse charge mechanism, that is the business entity. तो GST तो एप्लीकेबल होगा और रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल होगा अगर बिजनेस एंटिटी ने लीगल सर्विसेज ली है इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होगा। आइए हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है। कुछ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट के अंदर एलएलपी भी इंक्लूडेड है। लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट। सर्विस रिसीवर एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी नहीं है, एग्जेम्प्ट, ठीक है दोस्तों। सीनियर एडवोकेट एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी है ही नहीं ना भाई। पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर बिलो एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्प्ट। सीनियर एडवोकेट ने दी बिलो एग्जेम्पशन लिमिट के बंदे को, एग्जेम्प्ट। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने दी बिजनेस एंटिटी को जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है, टैक्सेबल। रिवर्स चार्जेस यस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड चार्ज बहुत कम केसेस में लगेगा, वो देख लीजिए आज कौन से केसेस में फॉरवर्ड चार्ज में एडवोकेट को जीएसटी देना है। सीनियर एडवोकेट ने दी बिजनेस एंटिटीज को टर्नओवर अबव बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, टैक्सेबल। रिवर्स चार्ज यस। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। दोस्तों 25 जनवरी तक कोई एग्जाम्पशन नहीं थी, 25 जनवरी 2018 तक। 25 जनवरी 2018 के बाद एग्जाम्पशन आई है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सीनियर एडवोकेट ने अगर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेम रूल, 25 जनवरी 2018 तक जीएसटी एप्लीकेबल था एंड 25 जनवरी 2018 के बाद जीएसटी ही एग्जेम्प्टेड है। अगला आ जाते हैं जी। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट ने इंडिविजुअल एडवोकेट को, दोनों ने आपस में दी। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने इंडिविजुअल एडवोकेट को या इंडिविजुअल एडवोकेट ने पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, एग्जेम्प्ट। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को दी, ये भी एग्जेम्प्ट है जी। दोनों का आपस में कोई भी किसी को दे, एग्जेम्प्ट। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट को दी,
नाउ दैट्स द मेन पॉइंट, दे टैक्सेबल एंड फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर ये कवर नहीं है। और रिवर्स चार्ज लगाएंगे भी किसके ऊपर? एडवोकेट के ऊपर ही। ये एग्जेम्पशन में भी कवर नहीं है। एग्जेम्पशन में भी जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर सिर्फ पॉइंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है एग्जेम्पशन में, एनी पर्सन बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर ऑफ अबव 40 लाख, या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सीनियर एडवोकेट ने पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को दी, टैक्सेबल अगेन। सीनियर एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट, टैक्सेबल, फॉरवर्ड चार्ज। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज, आई गेस इट इज क्लियर नाउ कि कब लगेगा रिवर्स चार्ज। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम रिवर्स चार्ज को पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं शॉर्टली ही आपके साथ वो सारी वीडियोस जल्दी ही आपको देने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों।